आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कहानी जो बादशाहत, साजिशों और वीरता के इर्द गिर्द बुनी गई है। यह कहानी है एक न्यायप्रिय राजा अग्निदेव की, जिसका राज्य एक क्रूर और लालची शासक भीमसेन के निशाने पर था। भीमसेन न केवल इस राज्य को हथियाना चाहता था, बल्कि राजकुमारी वन्या को भी जबरन अपनी रानी बनाने की साजिश रच चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजा का सबसे भरोसेमंद योद्धा ध्रुवसेन उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए था। ध्रुवसेन ने अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीति और अदम्य साहस से एक ऐसी योजना बनाई जिससे क्रूर शासक का अंत तय हो गया। क्या वह अपने राज्य और राजकुमारी को बचा पाएगा? क्या न्याय की जीत होगी या फिर अंधकार ही राज्य पर छा जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलसीबी स्टोरीज में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प और रोमांचक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैसे कहानी अपने रहस्यों को उजागर करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य पर राजा अग्निदेव का शासन था। राजा अग्निदेव न्यायप्रिय, दयालु और शांति पसंद करने वाले शासक थे। उनकी महारानी सौम्या भी उतनी ही परोपकारी थीं और गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। राजा रानी की एक पुत्री थी, राजकुमारी वन्या। वन्या अपनी अद्भुत सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्र स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा अग्निदेव के दरबार में कई मंत्रियों की सेवा थी, लेकिन उनमें से एक, समरजीत, अपनी समझदारी और निष्ठा के कारण राजा के सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकारों में गिने जाते थे। राजा को उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उनका महल अपने राजमहल के ठीक बगल में बनवाया था। समरजीत का एक बेटा था, ध्रुवसेन, जो राजकुमारी वन्या से कुछ वर्ष बड़ा था। ध्रुवसेन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और साहसी था। उसका अधिकांश समय राजकुमारी वन्या के साथ खेलते और सीखते हुए बीता था। दोनों ने साथ बड़े होने के कारण एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब ध्रुवसेन छोटा था तो राजा अग्निदेव ने उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध भी महल में ही राजकुमारी वन्या के साथ किया था। वे दोनों श्रेष्ठ आचार्यों से अध्ययन करते थे और साथ ही तलवारबाजी तथा तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं में भी निपुण होते जा रहे थे। राजा अग्निदेव ध्रुवसेन को अपने पुत्र समान स्नेह देते थे और महारानी सौम्या भी उसकी विनम्रता और अच्छे आचरण के कारण उसे बहुत पसंद करती थीं। रही बात राजकुमारी वन्या की, तो वह तो बचपन से ही ध्रुवसेन को बहुत पसंद करती थी। समय के साथ उनका यह रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। राजा अग्निदेव का राज्य क्षेत्रफल में अधिक बड़ा नहीं था। इसमें केवल 3-4 प्रमुख नगर और लगभग 150 गांव थे। उसकी सेना भी बहुत विशाल नहीं थी, जिससे वह हमेशा चिंतित रहता था। पर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसके पड़ोसी राज्य का राजा भीमसेन। राजा भीमसेन का राज्य बहुत विशाल था और उसकी सेना अपार थी। वह अत्यंत क्रूर और लोभी था, जिसे धन संपत्ति इकट्ठा करने का जबरदस्त जुनून था। अपनी इस लालसा को पूरा करने के लिए उसकी सेना अक्सर छोटे राज्यों पर धावा बोलती, वहां के लोगों को लूटती और उनकी संपत्ति को जबरदस्ती छीन कर ले जाती। इस लूटपाट के बाद वे जश्न मनाते और अपनी शक्ति पर गर्व करते। जब छोटे राज्यों के किसान अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहे होते और अपनी उपज बेचकर कुछ धन कमाने की आशा में होते, तभी भीमसेन की सेना अचानक हमला कर देती। वे खेतों में पकी हुई फसलें लूटकर अपने साथ ले जाते। असहाय किसान बेबस होकर यह अन्याय देखते रहते। उनके पास अपनी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं बचता और उन्हें पूरे वर्ष गरीबी और कष्टों में गुजारना पड़ता। इन छोटे राज्यों की सेनाएं इस अत्याचार का विरोध करने का साहस तो रखती थीं, मगर सैनिकों की कम संख्या के कारण वे भीमसेन की विशाल सेना से हार जातीं। राजा अग्निदेव यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह जानता था कि सीधे युद्ध में वह भीमसेन का सामना नहीं कर सकता। राजा अग्निदेव इस स्थिति से बेहद चिंतित था। उसे यह सोचकर गहरा अफसोस होता कि वह अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करने में असफल हो रहा है। वह खुद से प्रश्न करता, यदि मैं अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो क्या मुझे राजा बने रहने का कोई अधिकार है? यह विचार उसके मन को निरंतर कचोट रहा था। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह राजगद्दी छोड़ देगा। अपने इस निर्णय पर विचार करने के लिए उसने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री समरजीत को बुलाया। जब राजा ने अपनी बात मंत्री से साझा की तो समरजीत गहरे विचारों में डूब गया। वह नहीं चाहता था कि इतना न्यायप्रिय और योग्य राजा सत्ता छोड़ दे, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा को इस फैसले से कैसे रोक सकता है। जब समरजीत को कोई समाधान नहीं सूझा तो उसने अपने पुत्र ध्रुवसेन से परामर्श करने का निश्चय किया। घर लौटकर उसने पूरा घटनाक्रम अपने बेटे को बताया और उससे कोई उपाय निकालने की विनती की।
ध्रुवसेन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं स्वयं महल में जाकर राजा साहब से इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अपने पुत्र के आत्मविश्वास और बुद्धिमानी पर मंत्री समरजीत को पूर्ण भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि ध्रुवसेन किसी न किसी तरह राजा को अपना निर्णय बदलने के लिए राजी कर ही लेगा। राजा अग्निदेव के इस निर्णय की खबर रानी सौम्या और राजकुमारी वन्या तक भी पहुंच गई थी। दोनों ही अत्यंत चिंतित थीं। राजा के मन की व्यथा उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। शाम के समय जब मंत्री समरजीत का पुत्र ध्रुवसेन महल पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी वन्या अपने पिता के साथ महल के उद्यान में टहल रही थी। राजा के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। ध्रुवसेन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे अपने पिता से आपकी चिंता के विषय में झांत हुआ। मैं इसी विषय पर आपसे बात करने आया हूं। यह समस्या इतनी सरल नहीं कि इससे विचलित होकर आप राजगद्दी त्याग दें। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सच्चे शासक का धर्म होता है। राजा अग्निदेव ने गहरी सांस ली और निराशा से बोले, किंतु हम कैसे मुकाबला करें ध्रुवसेन? हमारा पड़ोसी राज्य हमसे बहुत विशाल है। उसकी सेना हमसे कई गुना बड़ी है। जब चाहे वे हमारी भूमि पर आक्रमण कर हमारे लोगों को अपने अत्याचार का शिकार बनाते हैं और उनकी संपत्ति लूट कर चले जाते हैं। हमारी सेना यथासंभव उनका प्रतिरोध करती है, लेकिन उनकी विशाल संख्या के आगे हार माननी पड़ती है। मुझे अत्यंत शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने ही राज्य के नागरिकों को इन दरिंदों से नहीं बचा पा रहा। राजा की निराशा भरी बातें सुनकर राजकुमारी वन्या भी उदास हो गई। उसकी आंखों में चिंता और असहायता की झलक साफ देखी जा सकती थी। महाराज, इस संकट का समाधान आपके ही हाथों में है, ध्रुवसेन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा। यदि हमारी सेना संख्या में कम है तो एकमात्र उपाय यही है कि इसे बढ़ाया जाए, ताकि हम शत्रु के आक्रमणों का सामना कर सकें और उन पर विजय प्राप्त कर सकें। ध्रुवसेन की बात सुनकर राजा अग्निदेव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हम सेना की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे खजाने में इतने धन नहीं है। हमारी उपज और संपत्ति तो पहले ही पड़ोसी राज्य की सेना लूट कर ले जाती है, जिससे प्रजा निर्धन हो चुकी है। ऐसे में राजस्व भी बहुत कम प्राप्त हो रहा है। हमारे सैनिकों के वेतन और युद्ध सामग्री की व्यवस्था कहां से होगी? खजाना लगभग खाली है, उसमें केवल कुछ लाख स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। यही चिंता हमें भीतर तक व्यथित कर रही है। ध्रुवसेन ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आप इस चिंता को मुझ पर छोड़ दें। मेरे मन में एक ऐसी योजना है जिससे हम अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। मुझे बस आपकी अनुमति चाहिए ताकि मैं इस योजना को कार्यान्वित कर सकूं। इसके अलावा मुझे इसके लिए राजकोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। यदि आप इस धन की व्यवस्था करवा दें तो मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होऊंगा। ध्रुवसेन की बात सुनकर राजा अग्निदेव की आंखों में आशा की चमक लौट आई। राजकुमारी वन्या भी प्रसन्न नजर आने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि ध्रुवसेन अवश्य इस संकट का समाधान निकाल लेगा। राजा अग्निदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, ध्रुवसेन, हमारी ओर से तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। जो भी कदम उठाना हो निसंकोच उठाओ। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि तुमने हमारे राज्य की चिंता को समझा और हमारी सहायता करने का निश्चय किया। तुम्हारी बुद्धिमानी और दूरदृष्टि पर हमें पूर्ण विश्वास है। हमें उम्मीद है कि तुम्हारी योजना हमें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में सफल होगी। हम शाही कोषाध्यक्ष को आदेश देंगे कि वह तुरंत तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सौंप दे। साथ ही एक शाही फरमान भी जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार पूरे राज्य के अधिकारी तुम्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे। राजा ने तत्काल फरमान जारी कर दिया, जिसमें स्पष्ट आदेश था कि ध्रुवसेन की योजना को लागू करने में राज्य के सभी अधिकारी उसका सहयोग करें और उसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। यह समाचार पूरे महल और राज्य में तेजी से फैल गया। मंत्री समरजीत अपने पुत्र को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने पर अत्यंत प्रसन्न था। अगले ही दिन ध्रुवसेन को शाही खजाने से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सौंप दी गईं। इसके बाद ध्रुवसेन ने एक और शाही आदेश जारी किया, जिसमें पूरे राज्य के श्रेष्ठ लोहारों को महल में बुलाने का निर्देश दिया गया। ये सभी कारीगर धातु ग्लाने और उनसे बेहतरीन हथियार व औजार बनाने में निपुण थे। राजा के आदेश के कुछ ही दिनों के भीतर पूरे राज्य से कुशल लोहार और उनके सहायक कारीगर महल के पास एकत्र हो गए। ध्रुवसेन ने पहले से ही महल से थोड़ी दूरी पर एक विशाल क्षेत्र में उनके ठहरने के लिए विशाल तंबुओं की व्यवस्था करवाई थी। साथ ही वहां बड़ी बड़ी धातु ग्लाने की भट्टियां भी लगवा दी गईं, जहां युद्ध के लिए आवश्यक हथियारों और उपकरणों का निर्माण किया जा सके। जब सभी लोहार और उनके सहायक एकत्र हो गए तो ध्रुवसेन ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आज से आप सभी को शाही लोहार की उपाधि दी जाती है। आपको अच्छे वेतन के साथ सम्मान भी मिलेगा, लेकिन यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको 24 घंटे यहीं रहकर कार्य करना होगा।
ताकि हथियारों का निर्माण बिना रुके चलता रहे। वह आगे बोला, आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य आए दिन हमारे देश पर हमला करता है। वे हमारी उपज, हमारे लोगों की संपत्ति लूट लेते हैं और हमारे युवाओं को बंदी बनाकर गुलाम बना लेते हैं। यदि यही हालात बने रहे तो एक दिन वे हमारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे और हम सब उनके अधीन हो जाएंगे। गुलामी एक ऐसा अभिशाप है जिसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है, लेकिन उसकी प्रगति रुक जाती है। उसे न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, न ही अपनी मर्जी से जीवन जीने की स्वतंत्रता। ध्रुवसेन की आवाज में जोश था। उसने आगे कहा, सिर्फ एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक ही अपने देश को समृद्धि और विकास की ओर ले जा सकते हैं। अपने देश और परिवारों की सुरक्षा के लिए हमें अपनी सेना को मजबूत करना होगा, ताकि कोई शत्रु हम पर बुरी नजर डालने की हिम्मत न कर सके। हमारा लक्ष्य है कि इस देश का हर नागरिक एक सैनिक बने, लेकिन इसके लिए हमें शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता होगी। अब आप सभी का कार्य है कि बिना रुके पूरे समर्पण के साथ युद्ध के लिए आवश्यक शस्त्रों का निर्माण करें। हमें अपने दुश्मनों से अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। ध्रुवसेन के शब्दों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के हृदय में जोश और समर्पण की भावना जगा दी। अब वे केवल साधारण लोहार नहीं थे, वे अपने राष्ट्र के रक्षक बनने जा रहे थे। ध्रुवसेन की बात सभी की समझ में आ गई थी। वहां मौजूद सभी लोहार और मजदूरों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने अपने वचन को निभाया और दिन रात अथक परिश्रम करके चमकती तलवारों, तीखे खंजरों, घातक तीरों, मजबूत ढालों और युद्ध के अन्य हथियारों के ढेर लगा दिए। कुछ ही समय में इतनी बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए कि पूरा शस्त्रागार भर गया। जब युद्ध सामग्री पूरी तरह से तैयार हो गई तो ध्रुवसेन ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा जारी की। उसने आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक युवक जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच है को शाही सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। इन सभी युवाओं को विशेष युद्ध प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की गहन शिक्षा शामिल होगी। ध्रुवसेन ने यह भी स्पष्ट किया कि ये युवक नियमित सैनिक नहीं होंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति में वे सभी शाही सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़ेंगे और अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इस घोषणा के होते ही पूरे राज्य में एक नया जोश और उत्साह भर गया। हर नागरिक अपने देश के प्रति अटूट प्रेम रखता था और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार था। चंद ही दिनों में हजारों युवाओं ने स्वेच्छा से स्वयं को सेना में शामिल करने के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए एक योद्धा बनने के लिए तैयार था। ध्रुवसेन ने अपनी कड़ी निगरानी में युवाओं को युद्ध कला में प्रशिक्षित करना शुरू किया। अनुभवी सैनिकों, युद्ध विशेषज्ञों और शाही सेना के कुशल योद्धाओं की मदद से इन नवयुवकों को युद्ध के गुर सिखाए गए। ये सभी युवा दिन में अपने कामकाज में व्यस्त रहते ताकि उनके घर परिवार की आजीविका चलती रहे, और रात के समय वे युद्ध प्रशिक्षण और सैन्य अभ्यास में भाग लेते। अल्प समय में ही राज्य की सेना में हजारों नए योद्धा जुड़ गए जो तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में अत्यंत निपुण हो गए। वे अब केवल नागरिक नहीं थे, बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित सैनिक बन चुके थे। कुछ ही समय बीता था कि राज्य पर एक गंभीर संकट आ खड़ा हुआ। पड़ोसी शासक भीमसेन ने अपने विशाल सैन्य बल के साथ राजा अग्निदेव के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना ली। उसकी सेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी और इस बार स्वयं राजा भीमसेन भी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन इस युद्ध का एक और छिपा हुआ उद्देश्य था। कुछ गुप्तचरों से राजा भीमसेन को राजकुमारी वन्या की अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में खबर मिल चुकी थी। अब उसका इरादा सिर्फ राजा अग्निदेव को हराना ही नहीं था, बल्कि उसे मारकर उसके राज्य पर कब्जा जमाना और राजकुमारी वन्या से विवाह करना था। राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ध्रुवसेन ने न केवल अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था, बल्कि उसने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था। उसने अपने गुप्तचरों को राज्य के चारों दिशाओं में फैला दिया ताकि वे शत्रु के हर कदम पर नजर रख सकें। जब इन जासूसों को क्रूर और धूर्त राजा भीमसेन की सेना की गतिविधियों का पता चला तो उन्होंने तुरंत ध्रुवसेन को सूचित कर दिया कि दुश्मन सेना आक्रमण की योजना बना चुकी है और अब वे राज्य की ओर कूच कर रहे हैं। इस खबर के मिलते ही ध्रुवसेन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। इस बार राजा अग्निदेव की सेना न केवल संख्या में अधिक थी, बल्कि युद्ध में कुशल और रणनीतिक रूप से प्रशिक्षित भी हो चुकी थी। परंतु शत्रु को इस बात का जरा भी आभास नहीं था। वे तो यही समझ रहे थे कि इस बार भी वे इस कमजोर राज्य पर हमला करके धन संपत्ति लूटेंगे, राजमहल पर कब्जा करेंगे और अंततः राजा अग्निदेव को हराकर
राजकुमारी वन्या से जबरन विवाह कर लेंगे। युद्ध की तैयारियों के बीच ध्रुवसेन अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह मजबूत कवच पहने, चमकती तलवार हाथ में लिए सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे हजारों सिपाही कवच धारण किए युद्ध भूमि में उतरने को तैयार थे। सेना के पीछे तीरंदाज और घुड़सवार सैनिक अपने अपने शस्त्रों के साथ तैनात थे। जैसे ही शत्रु की सेना सामने आई, ध्रुवसेन के योद्धाओं ने बिजली की गति से उन पर धावा बोल दिया। उनके शरीर पर मजबूत कवच होने के कारण शत्रु की तलवारें उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही थीं। लेकिन ध्रुवसेन और उसकी सेना की तेज धार वाली तलवारों ने शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया। देखते ही देखते दुश्मन के सैनिक बड़ी तेजी से धराशायी होने लगे। युद्ध अब अपने चरम पर था। दुश्मन के घुड़सवार सैनिक पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ध्रुवसेन की सेना के कुशल तीरंदाजों ने उन पर सटीक निशाना साधना शुरू कर दिया। उनके तीर इतने सटीक और घातक थे कि कुछ ही समय में दुश्मन के असंख्य सैनिक या तो मारे गए या घायल होकर गिर पड़े। युद्ध शुरू हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था, लेकिन दुश्मन सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उनके अधिकांश सैनिक या तो मारे जा चुके थे या बुरी तरह घायल थे। जो थोड़े बहुत बचे थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर राजा अग्निदेव की सेना के घुड़सवार योद्धाओं ने उन्हें भागने का कोई अवसर नहीं दिया। वे बिजली की गति से आगे बढ़े और शत्रुओं को चारों ओर से घेर लिया। देखते ही देखते दुश्मनों को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस युद्ध में शत्रु सेना के साथ साथ उनके क्रूर और लालची राजा भीमसेन को भी बंदी बना लिया गया। वह अब एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि एक पराजित शासक था, जो ध्रुवसेन की रणनीति और वीरता के आगे झुक चुका था। महल में बैठे राजा अग्निदेव को युद्ध के हर क्षण की जानकारी मिल रही थी। जब उसे यह समाचार मिला कि शत्रु को करारी शिकस्त मिल चुकी है और भीमसेन को बंदी बना लिया गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गर्व से ध्रुवसेन की वीरता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। ध्रुवसेन ने अपनी कुशल रणनीति और अद्भुत वीरता से हमारे राज्य को बचा लिया। राजा अग्निदेव ने गर्व से कहा। पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाया जाने लगा, लेकिन अब सवाल यह था कि पराजित राजा भीमसेन के साथ क्या किया जाए। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि निर्दयी और लालची राजा भीमसेन हार के बाद राजा अग्निदेव के समक्ष खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और भय के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। वह सोच रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। राजा अग्निदेव ने क्रोधित नजरों से भीमसेन की ओर देखा और गर्जना करते हुए कहा, तुम्हारे लालच और अत्याचार ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यदि तुमने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने के बजाय अपने पड़ोसी राज्यों से मेल मिलाप और प्रेम से संबंध बनाए होते, तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन शक्ति के नशे ने तुम्हें अहंकारी और निर्दयी बना दिया, और अहंकारी लोगों का अंत सदैव ऐसा ही होता है। भीमसेन सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। उसकी सारी शक्ति और अहंकार अब धूल में मिल चुके थे। फिर राजा अग्निदेव ने कठोर स्वर में आदेश दिया, इस क्रूर राजा को एक निर्जन टापू पर छोड़ दिया जाए, जहां न कोई मनुष्य होगा, न कोई सैनिक और न ही कोई साधन। यह वहीं अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करेगा। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। भीमसेन को एक वीरान और निर्जन टापू पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उसका कोई सहारा नहीं था। इसके बाद राजा अग्निदेव ने घोषणा की कि भीमसेन के राज्य को अब अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा। इस तरह एक क्रूर शासक का अंत हुआ और न्याय की विजय हुई। भीमसेन का राज्य लूटे गए धन और निर्दोष लोगों की संपत्ति से भरा पड़ा था। ध्रुवसेन के सुझाव पर राजा अग्निदेव ने यह संपूर्ण संपत्ति उन लोगों को लौटा दी जिनसे इसे जबरन छीना गया था। इस न्यायपूर्ण निर्णय से पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। राज्य के नागरिकों ने पूरे एक सप्ताह तक इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। अत्याचारी और लालची राजा भीमसेन से मुक्ति मिलने के बाद केवल राजा अग्निदेव का राज्य ही नहीं, बल्कि आसपास के छोटे राज्यों के लोग भी निडर और सुखी जीवन जीने लगे। अब किसी को भय नहीं था कि कोई शक्तिशाली राजा उनकी मेहनत की कमाई छीन लेगा। कुछ ही समय में राज्य में समृद्धि आने लगी। लोग खुशहाल हुए, व्यापार फला फूला और इससे शाही खजाने में भी तेजी से वृद्धि होने लगी। लेकिन राजा अग्निदेव ने इस धन को संजो कर रखने की बजाय अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण में खर्च करना शुरू किया। अब राज्य पहले से कहीं अधिक सशक्त और समृद्ध हो चुका था। इस बीच ध्रुवसेन द्वारा संगठित सेना भी अब एक मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। पहले जो सैनिक अस्थायी रूप से भर्ती किए गए थे, अब राजा अग्निदेव ने उन्हें स्थायी रूप से शाही सेना में शामिल करने का आदेश जारी किया। उन्होंने इन वीर योद्धाओं को सम्मानित किया और उनके लिए उच्च वेतन और विशेष सुविधाएं भी निर्धारित कीं।
राजा अग्निदेव अपने हृदय में ध्रुवसेन के प्रति असीम कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। उसकी सूझबूझ, वीरता और दूरदर्शिता ने राज्य को एक निर्दयी शासक से मुक्त कर दिया था। कुछ समय बाद राजा अग्निदेव ने महारानी सौम्या से परामर्श किया और राजकुमारी वन्या का विवाह ध्रुवसेन से करने का निर्णय लिया। यह विवाह पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ और फिर एक दिन राजा अग्निदेव ने अपने सिंहासन को ध्रुवसेन को सौंप दिया। वह जानता था कि अब राज्य एक सक्षम, नीतिज्ञ और साहसी शासक के हाथों में है। इसके बाद राजा अग्निदेव राजकाज छोड़कर आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए और ध्रुवसेन ने अपनी नीतियों से राज्य को और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बना दिया। इस प्रकार एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के नेतृत्व में राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय की स्थापना हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।